कक्षा 10 के गणित से आप सभी को डर लग रहा था ना। अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ना कि भाई हम लोगों की गणित की तैयारी नहीं हुआ है, कैसे तैयारी करें, बहुत सारी दिक्कत हो रहा था ना। तो आप लोगों को घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा सीरीज शुरू किया हूँ जिसमें आप लोगों के गणित के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चैप्टर वाइज मैं आपको कराऊंगा, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले चैप्टर को लेकर के दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर, ऐसे लेकर के पूरे जितने भी अपने चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टरों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों का कराऊंगा। उसमें आपका बहुविकल्पी रहेगा, अति लघुत्तरी रहेगा, फिर दीर्घ उत्तरी, जो बड़े नंबरों के प्रश्न आते हैं वे सारे के सारे रहेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को बस जो जो मैं प्रश्न तब आप लोगों को करा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन मैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये पूरा सीरीज देखना है। अगर आप लोगों ने ये पूरा सीरीज देख लिया, ये कम से कम आपका 5 से 6 दिन में पूरा सीरीज ये खत्म हो जाएगा। एक दिन में हम लोग दो दो चैप्टरों को कवर करेंगे, तो टोटल हमारे 14 चैप्टर हैं, यानी 7 दिनों में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो बस 7 दिनों में आप लोगों के पूरे गणित की तैयारी हो जाएगी और आप पूरे गारंटी के साथ 70 में 70 ला सकते हो। ठीक है ना। तो बस ध्यान से आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। देखो, सबसे पहले हमारा क्या भाई, सबसे पहला अध्याय हमारा एक है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना भाई। ठीक है। वास्तविक संख्या में जो हमारे सबसे ज़्यादा, हम उन प्रश्नों को करेंगे जो हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू के बाद 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे, फिर जो 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भाई ये प्रश्न ओमार सीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चनों को मैंने भाई छांट करके निकाला है, जो बहुत दिनों से रिपीट कर रहे थे, बहुत सालों से, है ना। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, मतलब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, ए और बी। इन्होंने ए के बराबर क्या किया है, कह रहा भाई ए का क्या मान है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और यहीं बी का जो मान है वह एक्स वाई क्यूब के रूप में लिखा जाए, तो एच सी एफ ए बी का क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए और बी का एच सी एफ निकालूं तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ए का क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, ए बराबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर क्या है, एक्स वाई क्यूब। ठीक है। हमारे पास 2 संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है, एच सी एफ। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो छोटी घात होता है, जैसे देखो जो हमारे उभयनिष्ठ होते हैं, उन उभयनिष्ठों में जो छोटा घात होता है वही आपका क्या होता है, एच सी एफ होता है। जैसे एक्स क्यूब और एक्स में छोटा घात अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स है। ठीक है। और यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, इन दोनों में अगर मैं आपसे छोटा घात पूछूं तो क्या है, वाई स्क्वायर है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प एक्स वाई है, एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका बी विकल्प क्या है, सही है। ठीक है ना, बिल्कुल। ऐसे ही अब अगला हमारा जो प्रश्न आता है दूसरा, पाई ए के, मतलब पाई क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए ठीक है। तो आपको देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। एक एक क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक भी आप प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो भाई आपको ही प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। यहाँ क्या करना है भाई, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सीधी सी बात है भाई, आप करना तो जानते होंगे, हालांकि तीसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो भाई 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियां 6, 2 नवा 18, फिर
तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, तीन त्रिका 9, 13 3 39 होता है, फिर 13 से कट गया। तो जब हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ दो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो गया, 13 हो गया। तो इस तरीके से 156 का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। तो ये आपका आंसर है। देखते हैं ऐसा कौन सा है भाई, तो ऐसा हमारा पहला विकल्प ही है, यानी ए विकल्प आपका सही है। फिर अब हम बात करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या है। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कह रहा भाई जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है ना, और जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है, अगर इन दोनों का मैं HCF निकालूं तो कितना होगा ये बता दो। तो भाई आप मुझे बताओ ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है ना। चलो ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटा क्या है, 2 है भाई। अब सबसे छोटा भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता है ना। चलो मैं आपको बता देता हूं, जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए उसे आप भाज्य कहोगे, है ना। और जो संख्या स्वयं से, खुद से और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे आप क्या कहोगे, अभाज्य कहोगे। तो ये अभाज्य तो हो गया, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं भाज्य का। तो भाज्य में आप क्या कर सकते हो भाई, जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो होता है 4 हो, ठीक है ना। अब इन दोनों का हमसे HCF पूछा है, तो चलिए फटाफट बता देते हैं। अगर हम 2 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 होता है, और अगर हम 4 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 की घात 2 होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे छोटा घात क्या है, सबसे छोटा घात, तो आप क्या कहोगे, सबसे छोटे किसकी घात है भाई, इसका है। तो HCF आपका क्या होगा, 2 होगा। कहने का मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मैसे निकालें तो कितना होता है, 2 होता है। चलिए ठीक है, कौन सा विकल्प सही है आपका, बी विकल्प सही है। तो इस तरीके से पहले चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में वो कौन कौन है, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 144 है ना, इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दो, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसे गुणनफल के रूप में लिख दो। गुणनफल के रूप का मतलब जानते हो ना, गुणे के रूप में लिखना। चलो भाई लिख देते हैं फटाफट, है ना। ए आपका बस 144। चलिए ये दूसरा का क्वेश्चन है, पहला। चलिए 140 है, 140 का करो भाई, तो 2 से कटेगा भाई, क्या हो रहा है इसको, ओ भाई रुक जाइए 1 मिनट, पेन 140 को 2 सत्ते 14 0, तो 2 से फिर काटो तो एक कितना होगा 35, फिर 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा 1 हो गया। तो जब ये 140 का आपने अभाज्य गुणनखंड तो कर दिया, लेकिन अब इसे क्या करना है, गुणनफल के रूप में भी तो लिखना है ना। तो लिखो ना, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गया, गुणे 5 गुणे 7 है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 140 का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर इसे गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो इस तरीके से आपको अब आने वाले बोर्ड एग्जाम में लगाना है, ठीक है ना। ऐसे लगाओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या भाई, ध्यान से देखना। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। कहने का मतलब ये हुआ, हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरे का दूसरा कह रहा भाई देखो 6 की घात हम कुछ भी रख दें, n क्या है, जहाँ n क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब क्या है कि 6 की घात में अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो
क्या वह शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा? तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई वही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है जिनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 का रूप आया रहेगा। जिनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 का रूप होगा वही केवल शून्य पर समाप्त होगा। बाकी जिसके नहीं होगा उसके भाई शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलो भाई वो तो आप अच्छी तरीके जानते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 6 की घात 1 है, मतलब 6 को आप एक बार गुणा कर सकते हो, है ना, तो 6 आएगा। 6 की घात अगर मैंने 2 कर दिया तो 6 गुणे 6 हो गया। अगर मैं 6 की घात 3 कर दिया तो 6 गुणे 6 गुणे 6। तो ऐसे ही 6 की घात आप कुछ भी कर लो, कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का रूप नहीं होगा, है ना भाई। तो आप लिखोगे 6 का गुणनखंड करो, 2 गुणे 3 होगा n, ठीक है ना भाई। 6 की घात n हो गया, कामा ऐसे लिखोगे। लिखने की तरीका जो होता है ना वो आपको बेस्ट आना चाहिए भाई। तो आप ऐसे लिखोगे कि n के किसी भी मान पर संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में देखो भाई 2 की घात n है, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। गुणनखंड में 5 की घात n का रूप नहीं है। क्लियर है ना भाई। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस सवाल को हल करोगे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहाँ है भाई? अगला सवाल तो ये 2 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। अब बात करते हैं कि जो 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, वे हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। देखो भाई ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 या करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है भाई? यह हर साल आता है, 100% गारंटी वाला सवाल है। मतलब आप इसे 100% एकदम गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको मिस मत करना, है ना। फिर उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, फिर ये आपका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसके सवालों को कंप्लीट लगा लेते हैं। चलो भाई, अगर मान लीजिए करड़ी में 3 आ गया या करड़ी में 5 आ गया, दोनों में से कोई एक आ जाए तो लगाना कैसे है भाई? लगाने का तरीका तो आप अच्छी तरीके जानते हो, एकदम सेम है, बस अंक बदल जाएगा। तो चलिए करड़ी में 3 वाले को लगा लेते हैं, है ना। तो कैसे लिखते हो कि विपरीत नियम से, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? विपरीत नियम से, ठीक है। माना क्या मानते हो? माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जैसा मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे आपको लगाना है। करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या है तो ये P बटे Q के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि P और Q क्या है, तो आप लिखोगे यहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं जहां Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान से धीरे धीरे देखते रहिएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सेम प्रोसेस यही रहेगा करड़ी में 5 के लिए भी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर लो भाई, वर्ग करने पर, ये हो गया। चलो भाई करड़ी में 3 का वर्ग हो गया बराबर P बटे Q का भी क्या हो गया? वर्ग हो गया, है ना। चलो ठीक है, इसका जब वर्ग करोगे तो 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ पर P देखो, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, तो P² बटे
क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो क्यू स्क्वायर है ये भाग में इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि पी स्क्वायर बराबर 3q², ठीक है ना। ठीक है, अब 3 गुणा में इधर आएगा क्या होगा, भाग होगा भाई। चलो ठीक है, कर देते हैं। तो क्यू² बराबर p²/3, ठीक है। अब इसे आप समीकरण नंबर 1 कहो और आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसको देखने के बाद एक प्रमेय लगता है जिसे आप जानते हो कि आप लिखोगे कि यहाँ यदि 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। बस जहाँ 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका पूरा यहाँ तक हो गया। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। आप यहाँ क्या बताएं कि 3 अगर p² को काट रहा है तो 3p को भी काटेगा, सीधी सी बात है। ये हो गया। तो जब काटेगा तो कोई ना कोई आंसर आएगा, तो आप मान लो k1 आएगा। तो 3, देखो ध्यान से सुनना, सॉरी यार उल्टा मैंने कर दिया, यहाँ पर p रहेगा ना, यहाँ पर p, यहाँ पर 3 रहेगा। हाँ, अब देखो 3 भाग में उधर जाएगा गुणा, तो 3k1 किसके बराबर होगा, p के बराबर हो गया। अब ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। एकदम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी लगाना है, तभी आपको मिलेगा 4 से 6 नंबर, और गारंटी है भाई आना ही है ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस p के मान को उठा करके आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना है, जहाँ p आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ठीक है, p का मान उठा कर रखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है। तो आप लिखोगे क्यू² बराबर p का मान क्या भाई, देखो p यहाँ पर है ना, तो p की जगह पर आप लिखोगे 3k1 था, स्क्वायर कर लो, बट्टे क्या है 3 है। तो आप इसको लिखोगे क्यू² बराबर 3, देखो 3k1, तो 3k1 की घात 2 है, तो 3k1 को कितनी बार गुणा करोगे, 2 बार करोगे। ये हो गया बट्टे 3, 3 से 3 को काट दो। अब ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब अगला पेज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो शूट करने में थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप सबके लिए तो इतना कुछ भी नहीं है। ओ भाई आजा, चलो ठीक है भाई। तो क्या बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखना, क्यू² बराबर 3 k1 बचा, तो k1 का करोगे तो k1² बटे, तो कुछ है नहीं, सॉरी बटा कुछ नहीं है। 3 गुणा में इधर आएगा भाग, तो आप लिखोगे k1 का स्क्वायर बराबर क्यू² बटे 3। ये हो गया, इसे समीकरण नंबर 3 कहोगे। अब यहाँ पर फिर आप प्रमेय लगा दोगे, कहोगे कि यदि 3 जो है क्यू² को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना भाई, करेगा। अब करेगा जहाँ 3 बता चुके हैं, 3 क्या अभाज्य संख्या है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हो गया भाई। चलो ठीक है, जब आप भाग करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा। मान लो k2, ये भाग में उधर जाएगा गुणा, तो 3k2, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 2 यहाँ कहाँ भाई, इधर आजा। समीकरण 2 यहाँ पर देख रहे हो ना भाई, कहाँ है, यहाँ पर p का मान कितना है भाई, 3k1। समीकरण 2 समीकरण 4 से लिखोगे, समीकरण भाई लिख दो, समीकरण 2 व समीकरण 4 से क्या कहोगे कि p बराबर 3k1 और q बराबर कितना है, 3k2 आया है। तो यहाँ HCF क्या होगा, 3 होगा। तो आप क्या कहोगे कि समीकरण भाई यहाँ HCF क्या आया, 3 आया। अगर HCF 1 आया रहता तो हम कह सकते थे कि हाँ करड़ी में 3 क्या है भाई, आपका अपरिमेय संख्या है।
सॉरी परिमेय संख्या, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन एक तो आया नहीं, जब एक आया नहीं तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में ये भाई अपरिमेय संख्या है, हमने गलती से मान लिया था ऐसा। तो आप लिखोगे क्या, शब्द आपके क्या होने चाहिए, आप कहोगे कि समीकरण 2 व समीकरण 4 से यह स्पष्ट होता है कि कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि, क्यों है भाई, देखो क्योंकि पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करड़ी में तीनों जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट लगाओगे, ठीक है ना। अब मैं इसका पीडीएफ बना करके ना टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। और हाँ, जो करड़ी में 5 है ना भाई, सेम एकदम ऐसे लगेगा, सेम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ करड़ी में 3 है वहाँ 5 कर देना, सेम एकदम एक्यूरेट ऐसे लगेगा भाई। तो मैं इसको होमवर्क कर दे रहा हूँ भाई, कर लेना घर पर बैठ करके, होमवर्क है ना। चलिए ठीक है, 1 मिनट। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, आगे चलो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाले प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सिद्ध कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। लगाने का तरीका वही है, सेम है, आप जानते ही हो अच्छी तरीके से, ओ भाई झिलमिलाना। चलो ठीक है, तो आप लिखोगे कि विपरीत नियम से जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ एकदम ऐसे आपको लगाना है, हाँ बिल्कुल। विपरीत नियम से माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, परिमेय संख्या है। आप अच्छी तरीके जानते हो जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर भी होगा। आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि भाई क्या लिखोगे कि यहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक सअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। अब सअभाज्य पूर्णांक हैं तो जहाँ Q ≠ 0 है, ठीक है भाई। ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आप अच्छी तरीके जानते हो कि ऐसे संख्याओं को हल कैसे किया जाता है भाई। तो ऐसे किया जाता है, देखो भाई, सारे परिमेय संख्याओं को P/Q की तरफ भेज दो, प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q हो गया। ये प्लस उधर जाएगा माइनस का, पहले आप इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 2 करड़ी में 5 बराबर का P माइनस Q में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3Q/Q हो गया। 2 गुणम इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो करड़ी में 5 बराबर P - 3Q/2Q। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आप जानते हो कि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे तो पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। ये परिमेय और ये अपरिमेय, भाई दोनों बात बराबर नहीं हो सकता, कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को लिखोगे कि समीकरण 1 लिखना कैसे है, देखो ध्यान से भाई। समीकरण 1 का दायां पक्ष P - 3Q/2Q है, जो कि एक परिमेय संख्या है ना भाई। तथा बायां पक्ष करड़ी में 5 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जहाँ आप ये कह सकते हो जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना,
परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। ऐसे लिखना। वास्तव में हमने जो कल्पना किया था, ने जो कल्पना किया था ना भाई, कल्पना किया था, ठीक है, वह कल्पना वास्तव में गलत है, वास्तव में गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से भाई पूरे सवाल को कंप्लीट आपको लगाना है। अच्छी तरीके से देख लो भाई, बिल्कुल, तभी आपको 4 से 6 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सवाल हमारा जो बचा है वो ये है कि भाई ई दोनों भाज्य संख्या क्यों है, ई बता दो आप। चलो भाई फटाफट बता देते हैं भाई क्यों है ये। तो लिखेंगे 7 × 11 × 13 प्लस का 13, ये भाज्य क्यों है पहले इसको बताओ। तो यहाँ 13 कॉमन हो रहा है भाई, 13 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 7 × 11, यहाँ से 1 चला गया तो 1 प्लस का 1 हो गया 13, 11 7 77 कम 77 कम 77, 77 1 78 हो गया भाई। चलो भाई 13 × क्या 78, 78 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होता भाई 2 3 6 2 9 18, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद कितना आएगा भाई 13, 13 3 39, ओ भाई 3 से काट लो 13 आ गया है ना, 3 कम 3 3 3 का 9, फिर 13 से कट गया, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। तो अब ये आया यहाँ पर 2 × 3 × 13, 13 13 की घात है तो 13 का स्क्वायर, 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो आप अच्छी तरीके जानते हो कि जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे भाज्य कहोगे। तो आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ या ऐसे पूरा कर लो तब इसको ए पार्ट दे दो और इसे बी पार्ट दे दो, ठीक है ना भाई। तो ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5 हो गया भाई। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है भाई 5 कॉमन हो रहा है ना। तो 5 को कॉमन कर लो, जब 5 को आप कॉमन करोगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1 आ गया भाई, तो 5। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो टोटल आएगा शायद 1008 प्लस का 1 हो गया है ना। 1 मिनट, तो 5 × 1009, ठीक है ना भाई। अगर आप गुणन नहीं करना चाहते हो, अभाज्य गुणनखंड नहीं करना चाहते हो तो 1 कर लो, हो गया। फिर यहाँ पर लिखोगे क्या, बस इसको करो या ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिखा दो ना, इतना हो गया 3। तो आप लिखोगे कि जैसा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जिनका अभाज्य गुणनखंड है, जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा वह भाज्य संख्या होगा। और यहाँ दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप पूरे आंसर को क्वेश्चन को पूरा ऐसे हल करोगे। तो इस तरीके से आपके पहले अध्याय के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने करा दिया। बात आई दूसरे अध्याय की, तो दूसरे अध्याय थोड़ा सा यहाँ किसी कारणवश नहीं करा मिल रहा है, तो उसके लिए हमें काफ़ी खेद है,
ठीक है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम दूसरे और तीसरे अध्याय को लगभग लगभग कवर ही करेंगे, कोशिश यही रहेगा ताकि आप लोग की तैयारी जो है कम समय में जल्दी से पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही और वीडियो को पूरा सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अच्छे से, ठीक है ना। देखो भाई, जो भी प्रश्न हैं बहुत खोजने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी होते हैं, परेशान मेहनत लगता है भाई वो, तो आप लोग इसको मेहनत से तैयारी भी कीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।